हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। पिछले वीडियोज़ में हमने जाना जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण के बारे में भी हमने अंतर को स्पष्ट किया। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या महासमूह के बारे में। तो बच्चों रेडी कर लीजिए अपनी पेन, नोटबुक और बुक, और साथ में एटलस बुक और ब्लैंक पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप, यानी कि एक खाली राजनीतिक विश्व मानचित्र, ताकि आप मेरे साथ साथ उसे भरते भी रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा मुख्य बिंदु, जिसका नाम है जनसंख्या महासमूह। तो चर्चा करते हैं कि जनसंख्या महासमूह होते क्या हैं। देखिए बच्चों, हमने पिछले वीडियोज़ में ये तो जान ही लिया है कि विश्व की 90% जनसंख्या कहाँ रहती है। विश्व की 90% जनसंख्या 10% क्षेत्रफल पर रहती है। तो हमने क्या देखा कि जनसंख्या का जमाव किसी निश्चित स्थान पर ही होता है। जैसा कि हमारा जो मैप है विश्व जनसंख्या घनत्व का, हमें क्या बताता है कि विश्व के कुछ ऐसे भाग हैं जो हमने गहरे काले रंग से दर्शाए हुए हैं। ये कैसे क्षेत्र हैं? जनसंख्या के संकेंद्रण वाले भाग हैं, यानी इन क्षेत्रों पर जनसंख्या का जमाव बहुत अच्छा खासा पाया जाता है। तभी तो हमने इनको कौन से रंग से दर्शा रखा है? गहरे काले रंग से। तो बच्चों ये थे एशिया के भाग, उसी प्रकार ये यूरोप के भाग हैं, और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का वो भाग है जो कि सघन घना बसा हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि विश्व में कुछ भाग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि विश्व का 50 से 70% भाग है, वो कैसा है? वो निर्जन है, यानी कि 30% क्षेत्रफल पर मानव आवास ज़्यादा है, और उसमें से भी हम ये कह सकते हैं कि मात्र जो 10% क्षेत्रफल है वहाँ पर विश्व की 90% जनसंख्या रहती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि विश्व की जनसंख्या का संकेंद्रण कुछ भागों पर ही ज़्यादा होता है। इसके अलावा यदि हम मोटे तौर पर देखें तो विश्व का जो 50% भाग है, जो आपको सफ़ेद कलर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये साइबेरिया का भाग है, ये अलास्का उत्तरी अमेरिका का भाग है। ठीक है बच्चों, ये देखिए आप उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन वाला क्षेत्र, ये कालाहारी मरुस्थल, और ये ये सहारा मरुस्थल, और ये कालाहारी मरुस्थल। इसी प्रकार ये देखिए सऊदी अरब का मरुस्थल और ये गोबी का मरुस्थल। ये कैसे क्षेत्र हैं? ये निर्जन क्षेत्र हैं, या फिर यहाँ पर जनसंख्या का जमाव अत्यंत न्यून पाया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि विश्व का ज़्यादातर जो जमाव है वो पर्टिकुलर क्षेत्रों में होता है, और उन्हें हम क्या कहते हैं? महासमूह कहते हैं, है ना बच्चों। जब हम भी इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? समूह बन जाता है। उसी प्रकार यदि हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या भी क्या बन जाएगी? महासमूह बन जाएगी। उसी प्रकार हमने क्या किया? हमने देखा ये एशिया का महासमूह है। ठीक है बच्चों, ये एशिया महासमूह, उसी प्रकार ये यूरोप महाद्वीप का महासमूह, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का महासमूह, और उसी प्रकार बच्चों जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पर भी कुछ ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर महासमूह है, यानी कि जनसंख्या का संकेंद्रण है, जनसंख्या का जमाव होता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे इसके बारे में। हमारा आज का टॉपिक है जनसंख्या महासमूह। बच्चों हम क्या देखते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि विश्व की 80% जनसंख्या कहाँ रहती है? विश्व की 80% जनसंख्या रहती है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। यदि मैं इसे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मानूं, ठीक है बच्चों, ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विश्व की कितनी जनसंख्या रहती है? 80% जनसंख्या रहती है। ठीक है ना बच्चों, फिर से देख लेते हैं एक बार। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विश्व की 80% जनसंख्या का निवास है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो गहरे काले भाग हैं
वो सारे के सारे इसी बेल्ट में आ गए हैं। जैसे कि हम देखें, ये पूर्वी एशिया, ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल का क्षेत्र, उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए पश्चिमी यूरोप का भाग, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का संयुक्त क्षेत्र। और वो कौन सी बेल्ट में आ गए हैं? ये इसी बेल्ट में आ गए हैं। 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच की जो ये पेटी है, ये सघन बसी हुई है। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे जनसंख्या महासमूह के बारे में, और हम जानेंगे कि ऐसे कौन से महाद्वीप हैं जो जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से या फिर जनसंख्या के जमाव की दृष्टि से क्या बन गए हैं? महासमूह बन गए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं कि जनसंख्या महासमूह होता क्या है। तो लिख लेंगे आप, कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग कहाँ रहता है? 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य मिलता है। बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि उत्तरी गोलार्ध का जो उत्तरी भाग है, यानी कि ये देखिए आप, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर का जो भाग है ये ज़्यादा बसा हुआ है, और इसके विपरीत जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर जनसंख्या का जमाव बहुत ही कम मिलता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, पृथ्वी का 50% भूभाग मानव निवास के अनुकूल नहीं होने के कारण लगभग निर्जन है। हमने अभी देखा था ऐसे बहुत सारे मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि ये सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, साइबेरिया के क्षेत्र, अलास्का का क्षेत्र, और ये देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन के क्षेत्र। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या का जमाव बहुत ही कम मिलता है, या फिर हम इनको हम किस में रखते हैं? ये वो भाग है जो 50% के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पर मानव निवास का जो परिस्थितियाँ हैं, यानी मानव यहाँ पर आराम से नहीं रह सकता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव या तो है ही नहीं या फिर बहुत ही कम है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है। और वो कौन कौन से विशाल क्षेत्र हैं देख लेते हैं एक बार मानचित्र पर। देखिए बच्चों, ये है एशियाई जनसमूह। एक बार फिर से मानचित्र को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो क्षेत्र है ये कहलाएगा एशियाई महासमूह, ये कहलाएगा यूरोपीय महासमूह, ये अमेरिकी महासमूह, और जो अफ्रीकी महासमूह है उसके अंतर्गत 3 भाग आते हैं। एक है पूर्वी भाग, एक है दक्षिणी भाग, और एक है उत्तरी पूर्वी भाग। ठीक है बच्चों, सॉरी, ये पश्चिमी भाग है, इसे हम क्या कहेंगे? पश्चिमी भाग। तो हमारे सामने 4 महासमूह आ चुके हैं। एशियाई महासमूह, यूरोपीय महासमूह, अमेरिकी महासमूह, और अफ्रीका के अंतर्गत 3 क्षेत्र हैं। पूर्वी पश्चिमी तटीय क्षेत्र, दक्षिणी भाग, अफ्रीका का दक्षिणी भाग, और अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी पूर्वी भाग, यानी कि ये कौन सा क्षेत्र है? नील नदी की घाटी वाला क्षेत्र है। तो हमारे सामने 4 महासमूह आएंगे, एशिया महासमूह, यूरोपीय महासमूह, अमेरिकी महासमूह और अफ्रीकी महासमूह। तो बच्चों, इसके बारे में भी हम आगे लिखेंगे। जो भौगोलिक दृष्टि से महाद्वीपों के कुछ विशिष्ट उपयुक्त भाग हैं। देखिए बच्चों, जो पूरे के पूरे महाद्वीप है वहाँ पर जनसंख्या का जमाव एक जैसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है, ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप सघन बसा हुआ नहीं है, बल्कि इसके पर्टिकुलर क्षेत्र हैं, कुछ विशेष क्षेत्र हैं, जैसे कि पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया। यानी महाद्वीपों के कुछ विशिष्ट भाग होते हैं जो सघन बसे हुए क्षेत्र होते हैं। इन विस्तृत बसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? प्रमुख जनसंख्या समूह कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम लिखेंगे आगे। ये जनसंख्या महासमूह निम्न हैं: एशियाई महासमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह। इन्हें हम महासमूह भी कह सकते हैं और जनसमूह भी कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही, एशिया जनसमूह के बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, जो एशिया जनसमूह है वो विश्व का सर्वाधिक घना बसा हुआ क्षेत्र है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत विश्व की
430 करोड़ आबादी रहती है। ठीक है बच्चों, एशिया महाद्वीप में कितनी आबादी रहती है? 430 करोड़। और आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। और बच्चों, अब जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं। जैसे कि हमने देखा, ये क्षेत्र पूर्वी एशिया का है। पूर्वी एशिया के अंतर्गत 3 ऐसे देश हैं जो सघन बसे हुए हैं, जैसे कि चीन, जापान और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो हमने कितने देशों की बात की? हमने 3 देशों की बात की। पूर्वी एशिया के अंतर्गत चीन देश की, जापान देश की, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की। उसी प्रकार बच्चों, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, इसके अंतर्गत नाम आते हैं थाईलैंड, फिलीपींस। ये देखिए बच्चों, ये है फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम। ठीक है, इसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। उसी प्रकार जो दक्षिण एशिया का भाग है, वो कौन सा भाग है? भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, यानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश। ये ऐसे देश हैं जो कि सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। ठीक है ना बच्चों, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एशिया महाद्वीप का ये नक्शा है, और एशिया महाद्वीप में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो सघन बसे हुए हैं। तो लिखेंगे बच्चों, एशिया जनसमूह। आप इसी प्रकार से मेरे साथ साथ हेडिंग डालिए और अपने नोट्स बना लीजिए, और जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने नोट्स बनाकर वीडियो को फिर से चला लीजिए। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम सबसे पहले पूर्वी एशिया के बारे में। हमने जाना कि पूर्वी एशिया में कितने देश हैं? 3 देश हैं, चीन, जापान और कोरिया। उसी प्रकार बच्चों, दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी बहुत सारे देश हैं, जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। बच्चों, हम मानचित्र को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है म्यांमार देश, उसी प्रकार थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, और ये पूरा का पूरा जो आपको पिंक कलर से क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इंडोनेशिया देश है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दक्षिणी एशिया के बारे में कि दक्षिण एशिया से तो आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो चुके हैं। इसमें नाम आते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका का, और ये सब हमारे पड़ोसी देश भी हैं। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं कि एशिया जनसमूह या एशिया महासमूह की क्या क्या विशेषताएं हैं। बच्चों, एशिया महाद्वीप में 430 करोड़ जनसंख्या का निवास है। इसके अलावा यह विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम एशिया की जनसंख्या 430 करोड़ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला बिंदु। एशियाई जनसमूह 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। मानचित्र पर भी 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश को एक बार फिर से देख लेते हैं हम। यानी कि ये जो क्षेत्र है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है बच्चों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में ये 10 डिग्री अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ तक की जो बेल्ट है, इसमें जनसंख्या का सघन जमाव पाया जाता है। ठीक है बच्चों, जापान को छोड़कर एशियाई जनसमूह के सभी देश कैसे हैं? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जापान देश है, वहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? उद्योग है। आप जानते होंगे जापान देश के बारे में। जापान देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा देश है, लेकिन वहाँ पर उद्योगों के कारण वो एक विकसित देश बन गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के ज़्यादातर देश कैसे हैं? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले हैं, जबकि जापान देश उद्योगों पर आधारित उसकी अर्थव्यवस्था है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है, एशिया की जनसंख्या 430 करोड़ है, ये आप लिख चुके हैं। यहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर 2% से अधिक है। बच्चों, 2% की जनसंख्या की वृद्धि दर हमें देखने में बहुत ही कम लगती है, लेकिन जब एक बहुत विशाल संख्या पर ये वृद्धि दर लागू होती है
तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा बन जाती है। इसीलिए एशिया की जो जनसंख्या है वो प्रतिवर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बच्चों अधिक जनसंख्या के कारण बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि रोजगार की समस्या, आवास की समस्या, भोजन, निर्धनता, चिकित्सा एवं शिक्षा आदि समस्याओं को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या के साथ में बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही आ जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम एशियाई जनसमूह के देशों की जनसंख्या कौन कौन से आंकड़ों के अनुसार 2001 एवं 2013 के अनुसार। यानी हम यहाँ पर एक तुलना करेंगे एशिया के देशों की, और वो भी किन बिंदुओं के अंतर्गत? वर्ष 2001 और वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं विश्व के ऐसे देश के बारे में जहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक है, और वो कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। कौन सा देश है वो? बिल्कुल सही, चीन देश। चीन देश की संख्या न केवल एशिया की बल्कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, और इसीलिए हम देखते हैं वर्ष 2001 में कितनी जनसंख्या थी चीन की? 127.3 करोड़ जनसंख्या थी। और अब देखते हैं वर्ष 2013 के अनुसार चीन देश की जनसंख्या हो चुकी है 135.7 करोड़। बच्चों यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली है कि जनसंख्या तो बढ़ी है यहाँ पर, और कितनी? 8 करोड़ बढ़ी है। कितने वर्षों में बढ़ी है? 12 वर्षों के अंतर्गत 8 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है। और आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वर्ष 2001 में चीन का विश्व का जो प्रतिशत था वो कितना था? 20.74, और वर्ष 2013 में घटकर यह 19% हो गया है। यानी कि जो चीन की अब जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो घटती जा रही है। अब बात कर लेते हैं भारत देश की। जो भारत देश है उसकी जनसंख्या कितनी थी वर्ष 2001 में? 102.7 करोड़, जबकि 2013 में यह 127 करोड़ हो गई है। देखिए बच्चों, यदि हम यहाँ पर चीन से तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि जहाँ पर चीन की जनसंख्या मात्र 8 करोड़ बढ़ी है, या फिर लगभग 8 करोड़, भारत की जनसंख्या 25 करोड़ के करीब बढ़ी है, और ये बहुत ज़्यादा है। और अब हमारा विश्व की जनसंख्या में जो प्रतिशत है 16.87 से बढ़कर 17.9 हो गया है। इसका मतलब क्या देख रहे हैं हम कि भारत की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि चीन देश से ज़्यादा है। अगला नाम आता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया देश की जनसंख्या वर्ष 2001 में 20.6 करोड़ थी, और वर्ष 2013 में 24.8 करोड़ हो गई है। और यहाँ पर भी हम धनात्मक वृद्धि को ही देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। वैसे तो एशिया के सभी देशों की जो जनसंख्या है उसमें ऐसी विशेषता नहीं देखने को मिलती है कि जनसंख्या घट रही है। जनसंख्या घटाव का जो लक्षण है वो अधिकतर विकसित देशों में ही देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जनसंख्या वर्ष 2001 में 14.5 करोड़ थी, और वर्ष 2013 में 19.1 करोड़ हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की जनसंख्या वर्ष 2001 में 13.4 करोड़ थी, और वर्ष 2013 में 15.7 करोड़ हो गई है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जापान देश के बारे में। जापान देश की जनसंख्या वर्ष 2001 में 12.7 करोड़ थी, और वर्ष 2013 में भी कितनी है? 12.7 करोड़ ही है। यानी कि जापान कैसा देश है? जापान एक विकसित देश है, और विकसित देश होने की जो विशेषता है वो इसमें मौजूद है कि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि स्थिर है, जन्म दर और मृत्यु दर एक जैसे हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए तो हमने देखा कि वर्ष 2001 में भी 12.7 करोड़ थी, और वर्ष 2013 में भी 12.7 करोड़ है। और यदि हम विश्व की जनसंख्या में जापान का प्रतिशत देखें तो कितना है? पहले 2.06 था, और अब कितना हो गया है? 2.0 हो गया है। यानी ये जो 0.06 की जो कहानी थी वो ख़त्म हो गई, और अब विश्व की जनसंख्या में इसका प्रतिशत घटा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वियतनाम देश। वियतनाम देश की जनसंख्या वर्ष 2001 में 7.9 करोड़ थी,
जो कि वर्ष 2013 में बढ़कर कितनी हो गई है? 9 करोड़ हो गई है। फिलीपींस देश की बात कर लेते हैं। फिलीपींस में भी वर्ष 2001 की जनसंख्या 7.7 और वर्ष 2013 में 9.6 करोड़, यानी कि यहाँ पर भी जनसंख्या वृद्धि हुई है। बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड देश में भी वर्ष 2001 में 6.2 करोड़ जनसंख्या थी और वर्ष 2013 के अनुसार ये 6.6 करोड़ हो गई है, यानी कि धनात्मक वृद्धि दर हुई है। बात करें हम कोरिया गणराज्य की, यानी कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की बात करें हम, यहाँ पर वर्ष 2001 में 4.8 करोड़ जनसंख्या थी, जो वर्ष 2013 में बढ़कर 5 करोड़ हो गई है। उसी प्रकार 11वें नंबर पर नाम आता है हमारे पड़ोसी देश का, जिसका नाम है म्यांमार, और म्यांमार की जनसंख्या वर्ष 2001 में 4.7 करोड़ थी, जो वर्ष 2013 में बढ़कर 5.3 करोड़ हो गई है। और विश्व के प्रतिशत में जो योगदान है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो बच्चों, हमने क्या देखा? एशियाई जनसमूह के कुछ देशों की जनसंख्या, जिसमें हमने 11 देशों के बारे में बात की और उनकी जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया वर्ष 2001 और वर्ष 2013 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे हम कौन से महाद्वीप की? जी हाँ, यूरोप महाद्वीप की। बच्चों, यूरोप महाद्वीप हमारा पड़ोसी महाद्वीप भी है और यूरोप और एशिया को संयुक्त नाम से क्या बुलाया जाता है? यूरेशिया। बच्चों, लेकिन एशिया और यूरोप महाद्वीप में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, जैसे कि एशिया महाद्वीप के ज़्यादातर देश कैसे हैं? विकासशील देश हैं, जबकि यूरोप महाद्वीप की ज़्यादातर देश विकसित देश हैं, यानी यहाँ पर अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है ज़्यादातर देशों की, और यहाँ की जो जनसंख्या की विशेषताएं हैं वो एशिया की जनसंख्या की विशेषताओं से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है बच्चों, एक बार हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो ज़्यादा सघन बसे हुए हैं यूरोप महाद्वीप में। यदि हम देखें तो ये गहरा काला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा क्षेत्र है? बच्चों, ये एक ऐसी पेटी है, यदि हम अक्षांशों के अनुसार यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या को देखें तो देख सकते हैं हम कि ये जो हमने एक रेड कलर से एक एरिया बनाया है, ये किसके लिए है? बच्चों, ये एरिया है यूरोप महाद्वीप के लिए जनसंख्या को बताने का कि 45 डिग्री से 55 डिग्री, ये दोनों ही उत्तरी अक्षांश है। ठीक है बच्चों, 45 डिग्री से 55 डिग्री, ये 45 डिग्री अक्षांश रेखा और ये 55 डिग्री अक्षांश रेखा, इन दोनों के बीच का जो यूरोप का क्षेत्र है वो कैसा बसा हुआ है? सघन बसा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जर्मनी देश की लोकेशन, और जर्मनी देश में रूर कोयले की पेटी पाई जाती है, उसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में और जर्मनी का जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत अधिक है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे इसके बारे में हम। विश्व में एशिया के पश्चात दूसरा बड़ा जनसमूह यूरोप महाद्वीप में है। संपूर्ण यूरोप में रूस सहित 74 करोड़ जनसंख्या है। बच्चों, आपको पता है कि रूस देश 2 महाद्वीपों में स्थित है, एशिया और यूरोप। लेकिन जब रूस देश की जनसंख्या की गणना की बात आती है तो उसकी जनसंख्या की गणना कौन से महाद्वीप में होती है? जी बच्चों, यूरोप महाद्वीप में होती है। तो हमारी लाइन क्या कहती है कि संपूर्ण यूरोप में रूस सहित 74 करोड़ की जनसंख्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये रूस और ये यूरोप महाद्वीप, इसकी जनसंख्या की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, और कितनी जनसंख्या है? 74 करोड़ है। यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर हमने सघन जमाव की बात की थी 45 डिग्री और 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बारे में। उसी प्रकार बच्चों 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर, यानी कि इस क्षेत्र से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ज़्यादातर यूरोप की जनसंख्या का निवास स्थान है। ठीक है बच्चों, इसकी सर्वाधिक सघनता कहाँ देखी हमने? 45 डिग्री उत्तर से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित कोयला पेटी के सहारे है। और यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है बच्चों? जर्मनी का रूर कोयला क्षेत्र है।
हम जब विश्व के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, विश्व के खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, तो एक बार फिर से हमारे सामने जर्मनी का रूर क्षेत्र आएगा, तब हम इसके बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ आधुनिक उद्योगों व नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ है। आपको पता है बच्चों, विश्व की जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो कहाँ हुई थी? यूरोप में हुई थी। इसीलिए ज़्यादातर आधुनिक उद्योग कहाँ पर हैं? यूरोप महाद्वीप में। और नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भी कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में ही है। यूरोपीय देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है, अतः जनसंख्या वृद्धि कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। यानी कि जनसंख्या ना तो ज़्यादा बढ़ती है और ना ही घटती है। क्यों? क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कैसे हैं? एक जैसे हैं। और उनकी क्या स्थिति है? कम है। जनसंख्या का उच्च घनत्व होते हुए भी जनसंख्या की अधिकता की समस्या नहीं है, बल्कि कुछ देशों में जनसंख्या वृद्धि पर बल दिया जा रहा है। बच्चों, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि में ऋणात्मक वृद्धि हो रही है और वो देश चिंतित हैं कि यदि हमारी जनसंख्या कम हो गई तो हमारे देश का क्या होगा। इसीलिए वो देश क्या करते हैं? प्रोत्साहन योजनाएं लाते हैं ताकि वहाँ पर जनसंख्या बढ़े। ठीक है बच्चों, यूरोपीय जनसमूह का 70% भाग कहाँ रहता है? नगरों में रहता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि शुरू से ही उद्योगों और नगरीकरण का वहाँ पर विकास हुआ। इस प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय अधिक है और जीवन स्तर भी उच्च है। बच्चों, जहाँ पर आय अधिक होती है वहाँ पर जीवन स्तर भी उच्च होगा। ठीक है, और इस समूह के सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। और यदि हम यहाँ पर एशिया महाद्वीप की बात करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस श्रेणी के सभी देश विकासशील श्रेणी में आते हैं। यानी कि एशिया महाद्वीप के ज़्यादातर देश विकासशील देश हैं, जबकि यूरोप महाद्वीप के ज़्यादातर देश कैसे हैं? विकसित देश हैं। ठीक है बच्चों, अब हम वैसे ही टेबल पढ़ेंगे जैसे हमने एशिया जनसमूह के बारे में पढ़ी थी। हम पढ़ेंगे बच्चों यूरोपीय जनसमूह के देशों की जनसंख्या और कौन कौन से आंकड़े हैं वर्ष 2001 और वर्ष 2013 के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो आप मेरे साथ साथ इसे नोट करते रहेंगे। ठीक है, ये देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे रूस देश की। रूस देश दोनों महाद्वीपों में आता है, लेकिन जनगणना करते समय ये किस में आ रहा है? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये रहा रूस देश। रूस देश की जनसंख्या वर्ष 2001 में 14.04 करोड़ थी। अब आपको पता है कि विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? रूस देश है। लेकिन फिर भी देखिए जनसंख्या कितनी कम है। ठीक है बच्चों, वर्ष 2001 में रूस की जनसंख्या थी 14.04 करोड़ और वर्ष 2013 की बात करें तो ये बढ़कर कितनी हुई है? मात्र 14.44 करोड़। यानी कि जनसंख्या वृद्धि कैसी है? स्थिर है। क्यों? क्योंकि जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। उसी प्रकार बच्चों बात करें हम जर्मनी देश की। ये देखिए बच्चों, जर्मनी देश की लोकेशन भी देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये है जर्मनी देश। बच्चों, मैंने आपको वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप साथ में रखने के लिए कहा है और आप मेरे साथ साथ इन स्थानों को अंकित करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जर्मनी देश का वर्ष 2001 के अनुसार जनसंख्या है 8 करोड़ और वर्ष 2013 में जनसंख्या हो गई है 8.20 करोड़। तीसरा देश है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन की लोकेशन भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये है ग्रेट ब्रिटेन जो आपको पिंक कलर से दिखाई दे रहा है। ग्रेट ब्रिटेन की जो जनसंख्या है वर्ष 2001 में 6 करोड़ थी और वर्ष 2013 में 6.40 करोड़ हो गई। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा नहीं है। और यदि विश्व के प्रतिशत की बात करें तो दोनों इक्वल ही है, 0.90 और 0.90। उसी प्रकार बात करें हम फ्रांस की, तो जो फ्रांस देश की सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है फ्रांस देश और फ्रांस देश की जनसंख्या वर्ष 2001 में 5.90 करोड़ थी और वर्ष 2013 में यह 6.40 करोड़ हो गई। ठीक है, बात करते हैं अगले देश की जिसका नाम है इटली। इटली की लोकेशन देखते हैं। देखिए बच्चों, ये भूमध्य सागर के उत्तर में है। ये इटली देश जो आपको पीले कलर से दिखाई दे रहा है।
इटली देश की जनसंख्या वर्ष 2001 में 5.78 करोड़ थी, जो वर्ष 2013 में 6 करोड़ हो गई। ठीक है बच्चों, अगला देश है स्पेन, और स्पेन की लोकेशन देखते हैं। स्पेन कहाँ है? ये देखिए बच्चों, ये है स्पेन देश। ठीक है, ये भी भूमध्य सागर के उत्तर में है। और इस तरफ कौन सा महासागर है? यहाँ पर है अटलांटिक महासागर। ठीक है बच्चों, इसका पड़ोसी देश एक और है पुर्तगाल। पुर्तगाल की स्थिति भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। स्पेन की वर्ष 2001 में जनसंख्या थी 3.98 करोड़, और वर्ष 2013 में जनसंख्या हो गई है 4.70 करोड़। बात कर लेते हैं नीदरलैंड की। नीदरलैंड ये भी यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी लोकेशन देखते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये है नीदरलैंड, यानी कि जो ये ब्राउन कलर से देश दिख रहा है, ये नीदरलैंड है। और नीदरलैंड की जनसंख्या वर्ष 2001 में 1.60 करोड़ थी, और वर्ष 2013 में 1.70 करोड़ हो गई। अब बात करते हैं पोलैंड देश की। पोलैंड देश देखिए बच्चों, ये रहा पोलैंड देश। पोलैंड देश की जो जनसंख्या है वो वर्ष 2001 में 3.86 करोड़ थी, जो वर्ष 2013 में 3.90 करोड़ हो गई है। नवा देश है बेल्जियम। अब बताइए आप अपनी एटलस में देखकर, चलिए मैं भी बता देती हूँ आपको। ये रहा बेल्जियम देश, नीदरलैंड के दक्षिण में है और फ्रांस के उत्तर में है। तो जो बेल्जियम देश है, यहाँ की जनसंख्या वर्ष 2001 में 1.03 करोड़ थी, और वर्ष 2013 में कितनी हो गई? 1.10 करोड़ हो गई। अब बात करते हैं बच्चों चेकोस्लोवाकिया की। वैसे तो यहाँ पर संयुक्त नाम लिखा हुआ है चेकोस्लोवाकिया, लेकिन इन दोनों देशों का विभाजन हो चुका है और अब ये क्या बन चुके हैं? चेक और स्लोवाक। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं दो देश हैं यहाँ पर, ये है चेक गणराज्य और ये है स्लोवाकिया। इन दोनों देशों की जो संयुक्त जनसंख्या है वो वर्ष 2001 में कितनी थी? 1.03 करोड़, और वर्ष 2013 में 1.10 करोड़। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हंगरी देश की। है ना फनी सा नेम, लेकिन आपको याद करने में आसानी रहेगी। जो हंगरी देश है इसकी लोकेशन देखते हैं। ये देखिए बच्चों, स्लोवाकिया के दक्षिण में है हंगरी देश, और ऐसे देखा जाए तो यूरोप के मध्य में है। हंगरी देश की जो जनसंख्या है वर्ष 2001 के अनुसार वो है 1.08 करोड़, और वर्ष 2013 में ये जनसंख्या हो गई है 1.10 करोड़। तो बच्चों हमने क्या देखा? एशिया जनसमूह और यूरोप जनसमूह के देशों की संख्या को किसके अनुसार? वर्ष 2001 और वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार। अब हम बात करेंगे अमेरिकी जनसमूह की। ठीक है बच्चों, जो अमेरिकी जनसमूह है आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो सघन बसा हुआ है। और कौन कौन से देश हैं यहाँ पर? दो देश हैं, एक तो है कनाडा देश और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके बारे में अक्सर आप अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बिल्कुल बीचों बीच से काटने वाली एक देशांतर रेखा है जिसका नाम है 100 डिग्री देशांतर रेखा, यानी कि ये पश्चिमी देशांतर रेखा है। कौन सी देशांतर रेखा है ये? 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है। और यदि हम बात करें कि कौन कौन से अक्षांशों के मध्य में भी है, ये देखिए बच्चों, ये जो क्षेत्र है ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि अमेरिका महाद्वीप का वो क्षेत्र जो कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में है। ठीक है बच्चों, और 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में है। तो वो कौन सा क्षेत्र हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, इसके पूर्व का संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग जो कि कौन कौन से अक्षांशों के मध्य आता है? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य आता है। और ये जो क्षेत्र है ये सघन बसा हुआ क्षेत्र है। बच्चों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की एक और विशेषता है कि यहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ से आई? यूरोप महाद्वीप से। बच्चों, यूरोप महाद्वीप के लोगों ने ही अमेरिका की खोज की थी
और इसीलिए ज़्यादातर जनसंख्या का जो जमाव है अमेरिका महाद्वीप में वो कहाँ के प्रवासियों से है? यूरोप महाद्वीप के प्रवासियों से है। बच्चों यहाँ की एक और विशेषता है, जैसे कि यूरोप महाद्वीप के लोग तकनीकी ज्ञान में समृद्ध थे, तो जब यूरोप महाद्वीप के लोग अमेरिका में आए तो अपने साथ तकनीक भी लेकर आए। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ। और बच्चों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो नगरों में रहती है और ये प्रतिशत कितना है? 75% के करीब है। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं हम अमेरिकी जनसमूह के बारे में। यह विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग और कनाडा के पूर्वी तट शामिल हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अमेरिकी जनसमूह की कुल जनसंख्या का 90% कहाँ से आया? यूरोप से आया। मैंने बताया था अभी आपको। इस जनसमूह की 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में और 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। हमने देखी थी ना ये लोकेशन। ये देखिए बच्चों, ये है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, यानी इसके पूर्व में, और इसके पूर्व में भी कौन सी अक्षांश? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का ये जो क्षेत्र है ये सघन बसा हुआ क्षेत्र है। आगे बढ़ते बच्चों, यूरोपीय जनसंख्या प्रवास के साथ ही यूरोप में विकसित तकनीकी ज्ञान भी स्थानांतरित हुआ। अब जब यूरोप से लोग आए तो अपने साथ तकनीकी ज्ञान भी लेकर आए और इसीलिए यहाँ का विकास भी अच्छा हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लगभग 75% लोग नगरों में रहते हैं। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित हो चुका है। इसीलिए अब ये कौन से स्टेज में है? ये एकदम नियंत्रण के स्टेज में है। ना तो यहाँ पर अधिक जनसंख्या है और ना ही कम जनसंख्या है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे हम अफ्रीकी समूह के बारे में। बच्चों, जो अफ्रीकी महासमूह है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर भाग आपको कैसा दिखाई दे रहा है? कम घनत्व वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। और आपको पता है कि जैसे जैसे हम महाद्वीपों के आंतरिक भागों में जाते जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या का जमाव हमें कम मिलता है। लेकिन 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो जनसंख्या के जमाव की दृष्टि से अधिक बसे हुए हैं, जैसे कि नील नदी का क्षेत्र, नाइजर नदी का क्षेत्र और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अफ्रीका देश का दक्षिणी भाग सघन बसा हुआ है। तो बच्चों, लिखते हैं हम किसके बारे में? अफ्रीकी जनसमूह के बारे में। तो बच्चों, अपने नोट्स बनाते रहेंगे आप। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वर्ष 2013 के अनुसार 110 करोड़ है। नोट कर लेंगे कितनी जनसंख्या है? 110 करोड़ है, जो विश्व की 15.4% है। यदि हम आकार के बारे में बात करें तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है और उसके बाद में स्थान आता है अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है बच्चों, आकार की दृष्टि से एशिया के बाद में अफ्रीका का स्थान आता है, लेकिन इसका 70% मरुस्थलीय दशाओं व सघन वनों में आर्द्रता होने के कारण निर्जन प्राय है। ठीक है बच्चों, अफ्रीका के केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या का बसाव क्षेत्र है। बच्चों, मैंने आपको बताए थे वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है नील नदी घाटी क्षेत्र, इसको हम मैप पर भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये है नील नदी का क्षेत्र। एक बार हम पेन चेंज कर लेते हैं। ये जो क्षेत्र है ये नील नदी का क्षेत्र है और यहाँ पर जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। उसी प्रकार जो दूसरा क्षेत्र है वो है जाम्बिया एवं नाइजर नदी घाटियों के मध्य गिनी तट। अब आप देख सकते हैं कि गिनी जो देश है, ये रहा गिनी देश और ये रहा नाइजीरिया देश, और यहीं पर ये जो 2 नदियां हैं इनके बीच का जो क्षेत्र है वो सघन बसा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये देखिए जाम्बिया एवं नाइजर नदी घाटियों के मध्य स्थित गिनी तट। और जो तीसरा क्षेत्र है वो है दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी तथा पूर्वी तटीय भाग। एक बार हम देख लेते हैं इसको मैप में भी। ये जो भाग है इसका सघन बसा हुआ है। ठीक है बच्चों,
अब हम देख लेते हैं उन देशों के बारे में जो कि अफ्रीका के हैं और इनकी जनसंख्या के बारे में और वर्ष 2013 के अनुसार। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हम नाइजीरिया देश की जनसंख्या के बारे में कितनी है। 174 मिलियन, यानी कि 17 करोड़ 40 लाख। एक बार फिर से हमारे पास में आंकड़े किस में आ गए हैं, मिलियन में आ गए हैं। और 1 मिलियन का अर्थ क्या होता है, 10 लाख होता है। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, 174 मिलियन की बात हो रही है। और यदि हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17.4 करोड़। एक बार हम नाइजीरिया की लोकेशन में देख लेते हैं, कहाँ पर है नाइजीरिया देश। ये देखिए बच्चों, ये जो देश है ये है नाइजीरिया देश। यहाँ पर आप इसे अंकित कर सकते हैं अपने मैप के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं हम इथोपिया की। तो इथोपिया की जनसंख्या कितनी है, 89 मिलियन। और विश्व का कितना प्रतिशत है, 1.2% भाग है। अब बात करते हैं हम मिस्र देश की। सबसे पहले देखते हैं मिस्र देश की लोकेशन के बारे में। ये देखिए बच्चों, ये जो क्षेत्र है ये है मिस्र, जिसे अंग्रेज़ी में इजिप्ट भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे भारत को इंडिया कहा जाता है, वैसे ही मिस्र देश को इजिप्ट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो मिस्र देश की जनसंख्या कितनी है, 85 मिलियन। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की लोकेशन तो आपको बहुत अच्छे से मालूम हो चुकी है। ये देखिए बच्चों, ये है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ की जनसंख्या है 53 मिलियन। अगला देश है तंजानिया। तंजानिया कहाँ है बच्चों, देखते हैं। ये देखिए, ये है तंजानिया देश। कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। और यहाँ की जनसंख्या है 50 मिलियन। अब बात करते हैं सूडान की। सूडान देश की जनसंख्या है 34 मिलियन। और इसकी लोकेशन ये देखिए आप, ये है सूडान देश की लोकेशन। बच्चों, अब सूडान के 2 भाग हो चुके हैं, उत्तरी सूडान जिसे सूडान कहा गया, और जो दक्षिण का भाग है उसे दक्षिणी सूडान कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इनकी संयुक्त जनसंख्या दी हुई है 34 मिलियन। अब बात करते हैं कीनिया की। कीनिया की आबादी है 44 मिलियन। एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है कीनिया का लोकेशन। अल्जीरिया देश। अल्जीरिया देश की आबादी है 38 मिलियन। और ये कहाँ पर स्थित है, ये है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में अल्जीरिया देश। मोरक्को की बात करें, मोरक्को की जो आबादी है वो कितनी है, 33 मिलियन है। एक बार इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, अल्जीरिया का जो पड़ोसी देश है पश्चिम में वो है मोरक्को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं युगांडा के बारे में। युगांडा की पॉपुलेशन कितनी है, 37 मिलियन। और ये कहाँ है, मध्य अफ्रीका में है। ये आप देख सकते हैं युगांडा देश को। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, हमने देखा 4 महासमूह के बारे में जो जनसंख्या के बसाव की दृष्टि से सघन बसे हुए हैं, यानी कि वो क्षेत्र जहां जनसंख्या का जमाव अत्यधिक पाया जाता है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भाग समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, भाग 5 के साथ में। तब तक बने रहिए मेरे साथ में। धन्यवाद।